हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम और इस चैप्टर के अंदर आज टॉपिक हम लर्न करने वाले आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम। देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टडी करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड कौन से, कंडक्टर कौन है, नॉन कंडक्टर कौन है, एंड ऑन द बेस ऑफ द कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी आप इन्हें टू टाइप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सिंपली आयनिक इक्विलिब्रियम उसे कहेंगे ऐसा कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर आयंस इन्वॉल्व है या उसके इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आयंस इन्वॉल्व है, तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को, उस इक्विलिब्रियम सिस्टम को हम कहेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। देखते हैं, substance can be divided into two category based on their ability to conduct electricity। yes, बिल्कुल राइट है। one category of substance conduct electricity in their aqueous solution। okay, किसी भी लाइक सॉल्ट होता है तो सॉल्ट के aqueous solution के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ड्यू टू आयंस फॉर्मेशन, और इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू टेंडेंसी ऑफ हाई एंड लो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसे हम टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आपके पास रहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड कैटेगरी रहती है वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसे आयनिक कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड जिनके एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, उससे हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एंड अदर डू नॉट आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो टू कैटेगरी हो गई आपके पास, एक इलेक्ट्रोलाइट, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एंड देन इलेक्ट्रोलाइट भी आपके टू टाइप्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड वन इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन से कंपाउंड है। तो स्ट्रॉन्ग मींस ऐसे आयनिक कंपाउंड जो फुली डिसोसिएट हो जाएंगे उनके एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर, फुली डिसोसिएट हो जाएंगे उनके एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जांपल, कंपाउंड विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वियस सॉल्यूशन एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल कौन कौन से ऐसे कंपाउंड रहेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, KOH बेस, CH3CONa मीन सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट या सोडियम एथोक्साइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। और इनके लिए अल्फा इक्वल टू 100%। अल्फा क्या है, डिसोसिएशन अमाउंट है कि ये कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है। ओके, तो ये रहता है आपका डिसोसिएशन अमाउंट, अल्फा मीन ये 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। सेकंड आपके पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे कंपाउंड जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, मींस उनके सारे के सारे मॉलिक्यूल आयोनाइट नहीं हो पाते। हो सकता है कि 100 में से 5 मॉलिक्यूल ही आयोनाइट हो पाए या 100 में से 10 मॉलिक्यूल ही आयोनाइट हो पाए, तो उन्हें या उस टाइप के कंपाउंड को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, कंपाउंड विच आयोनाइज पार्शियली इन एक्वियस सॉल्यूशन एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आयंस कम है तो डेफिनेटली इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी जितनी फ्लो होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाएगी, तो ये क्या कहेंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से, इनमें मेन एग्जाम्पल रहता है आपका एसिटिक एसिड का CH3COOH एसिटिक एसिड, सेकंड आपके पास हाइड्रोसाइनिक एसिड, थर्ड है आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड फोर्थ वन इज द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इनके लिए हमेशा एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन का अमाउंट लेस देन 100% रहता है। ओके, लेस देन 100% मींस अल्फा इज लेस देन 100%। अब सेकंड बात है, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो इक्विलिब्रियम स्टेट आपके डेवलप ही नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि सारे के सारे आपके मॉलिक्यूल्स या सॉलिड मॉलिक्यूल आयोनाइड हो जाएंगे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या रहेगा, जब इसको आप किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करोगे तो कुछ मॉलिक्यूल आपका अनडिसोसिएट रहेंगे और कुछ मॉलिक्यूल आपके डिसोसिएट होंगे, और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के अमाउंट ज्यादा रहेगा, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के अमाउंट कम रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसी रिएक्शन के अंदर या इसी प्रोसेस के अंदर आपको एक इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल एंड, या फिर आप इसे बोल सकते हो अनआयोनाइड मॉलिक्यूल एंड आयोनाइड मॉलिक्यूल के बीच में। तो इन वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइड मॉलिक्यूल एंड दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो आयनिक इक्विलिब्रियम किसे कह रहे हैं हम लोग, जिसमें आयंस इन्वॉल्व है
उसके एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो वो कहलाएगा आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। अब हम देखने वाले एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन एंड सॉल्ट की डेफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि एसिड एंड बेस के अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ अलग अलग डेफिनेशन हमें प्रोवाइड कराए थे। उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो रहती है अकॉर्डिंग टू आरएनएस कंसेप्ट, सेकंड ब्रॉन्स्टन-लॉरी कंसेप्ट एंड थर्ड वन है हमारे पास लेविस एसिड कंसेप्ट। ओके, लेविस एसिड कंसेप्ट। तो आरएनएस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम एसिड और बेस की डेफिनेशन देखें तो आरएनएस ने क्या बताया था कि कोई भी सब्सटेंस अगर आपका एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन गिव करता है तो वो कहलाएगा आपका एसिड, और अगर कोई सब्सटेंस एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन गिव करता है तो वो कहलाएगा आपका बेस। सिंपल सा डेफिनेशन है, और ये भी आपके पास आयन क्रिएट करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर ही हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर एसिड या बेस आयंस क्रिएट करते हैं। ओके, तो इसके बारे में हमें नॉलेज होना रिक्वायर्ड है। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग। According to Arrhenius concept of acid and bases, according to this concept, acid are substances that dissociate in water to give H+ ions, and base are substances that produce OH negative ion। तो कुल मिला के एसिड और बेस के डिसोसिएशन से हमें क्या बन रहे? आयंस, और अगर आयंस बन रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम आ सकता है। अगर वो वीक एसिड है या वीक बेस है तो हमारे पास क्या जनरेट होगा? आयनिक इक्विलिब्रियम। इसलिए हम इसकी स्टडी कर रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम। लाइक HX, X कोई भी अदर आइटम हो सकता है। HX इन एक्वियस कंडीशन, H+ एक्वियस एंड X नेगेटिव एक्वियस, एंड सेकेंड आपका बेस है MOH। तो इसके अंदर मेन फैक्टर क्या है? OH नेगेटिव आपका डिसोसिएट होगा, तो M+ ये मेटल का पार्ट रहेगा, एक्वियस प्लस OH नेगेटिव एक्वियस, लाइक NaOH। तो NaOH में कौन डिसोसिएट होगा? Na+ ये मेटल है, इसके साथ एक्वियस प्लस OH नेगेटिव, this one is OH negative। ओके, चलिए, तो अब है आपके पास सेकंड डेफिनेशन एसिड बेस की क्या होती है? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन-लॉरी एसिड बेस डेफिनेशन, अगर कोई सब्सटेंस H+ आयंस आपका डोनेट करता है सॉल्यूशन के अंदर तो वो कहलाएगा आपका एसिड, और अगर कोई सब्सटेंस H+ आयन गेन करता है सॉल्यूशन के अंदर तो वो कहलाएगा आपका बेस। ओके, बेस। तो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एसिड इज द सब्सटेंस दैट्स कैपेबल टू डोनेटिंग H+ एंड बेस इज ए सब्सटेंस विच कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग H+। ये एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, टेक कर रहा है। ओके, इन अदर वर्ड एसिड आर प्रोटॉन डोनर और बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ओके, The species B accept a proton and thus behave as a base। अगर कोई बेस है, B स्पीसीज है, अगर इसने H+ को एक्सेप्ट किया है या गेन किया तो आपके पास क्या बनेगा? BH+ आयंस बन गया। अब ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया आपके पास आयन, आयंस बन गया। ओके, आयंस BH+। Such related pair of acid and base said to be conjugated to one another। मीन्स अगर ये बेस है तो BH+ क्या है? इसका कॉन्जुगेटेड एसिड है। ओके, इसी टाइप से अगर हम बात करें लाइक H2SO4 की, H2SO4 एसिड है और साथ में मैंने डिसॉल्व किया H2O में, तो H2SO4 क्या देगा? H+ देगा, और इसे गेन कौन करेगा? H2O करेगा। तो H2O H+ गेन करने के बाद क्या बना देगा? H3O+। मींस अगर H2O यहाँ पे एज ए बेस की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि H+ ले रहा है तो ये है बेस, तो जब H+ लेने के बाद क्या बना? H3O+, तो इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड, बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड। इसी टाइप से H2SO4 एसिड है, H+ देने के बाद क्या बनेगा? HSO4 नेगेटिव, तो एसिड का कॉन्जुगेटेड ये बेस बन गया। ओके, एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस। अब थर्ड जो डेफिनेशन है आपके पास एसिड बेस में, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके पास डेफिनेशन रहती है लेविस एसिड कंसेप्ट। लेविस एसिड एंड बेस। लेविस एसिड एंड बेस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर। ओके, इफ यदि कोई स्पीसीज है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, या फिर हम बोल सकते इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट कर रहा है तो वो आपका कहलाएगा बेस, और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कहलाएगा आपका एसिड। तो देख लेते हैं, लेविस एसिड इज द स्पीसीज विच एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। लेविस एसिड किसे बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। व्हाइल लेविस बेस इज स्पीसीज विच डोनेट, ये डिनोट लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? डोनेट होना चाहिए, डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर।
अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम किसी भी स्पीसीज को, एटम्स को या एटम ऑफ ग्रुप को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, ऐसे ग्रुप को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लाइक AlCl3। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट क्यों कर रहा है? बिकॉज इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए AlCl3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। लाइक CO3+ आयन, लाइक मैग्नीशियम 2+ आयन। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। लाइक जिंक क्लोराइड, टिन क्लोराइड, BF3, सिल्वर प्लस, कॉपर 2+ एटसेट्रा कैन एक्ट एज ए लेविस एसिड। और लेविस बेस में कौन होंगे? वाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लाइक H2O, NH3। NH3 के ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, H2O पे क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं नॉन बॉन्डिंग। इसी टाइप से OH नेगेटिव चार्ज के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। ROR यानी ये है आपका ईथर का फॉर्मूला, ROR ईथर। साइनाइड आयन, क्लोराइड आयन एटसेट्रा कैन एक्ट एज ए लेविस बेस। तो हमने क्या देखे बेटा? आयनिक इक्विलिब्रियम देखा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट देखा, एसिड एंड बेस देखे और एसिड और बेस की अलग अलग थ्योरीज के अकॉर्डिंग उनकी डेफिनेशंस देखी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे। हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा देख लेते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, मींस वाटर के अंदर H+ भी होता है, OH नेगेटिव आयंस भी होता है। तो वाटर जो है आपका एसिड की तरह भी वर्क करता है और बेस की तरह भी वर्क करता है। तो जब वाटर डिसोसिएट होता है तो उस कंडीशन में उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मींस वाटर जब डिसोसिएट होगा, सेल्फ डिसोसिएट होगा या सेल्फ आयोनाइज होगा, तो उस कंडीशन में उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर काफी इंपॉर्टेंट रहता है, अंडरलाइन कर देते हैं इसको। इन प्योर वाटर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। क्या रहेगा? H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड। आपके पास क्या रहेगा? एक इक्विलिब्रियम कंडीशन सेट होगा जिसमें सपोज करो दिस H2O आपका डिसोसिएट हो रहा है, तो इससे क्या बन रहा है? H+ और OH नेगेटिव, और ये H+ आपका सेकंड वाले H2O के साथ कंबाइंड हो रहा है, तो क्या बन गया? H3O+ कॉन्जुगेटेड एसिड एक्वियस एंड OH नेगेटिव आपका फ्री रहा इन एक्वियस। तो ये बन गया आपका कॉन्जुगेटिव या कॉन्जुगेटिव बेस बन गया, कॉन्जुगेटिव बेस बन गया। तो इस पूरे रिएक्शन के लिए अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? K इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कौन है? H3O+ एंड OH नेगेटिव। तो कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में कौन है? H2O ही है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने लिया है H2O, कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब चूंकि H2O को मैं यहाँ पे सेंड कर दूं तो ये डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड किस में जाएगा? नॉमिनेटर में। तो K इंटू H2O इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। अब K इंटू H2O को हम क्या बोलते हैं? KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये आ गया आपका KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इन वाटर। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में या एट प्योर वाटर में क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ एंड OH नेगेटिव दोनों सेम होते हैं। H3O+ इक्वल्स टू OH नेगेटिव, दोनों कंसंट्रेशन सेम है और कितना है? 1 × 10⁻⁷ मोलार फॉर अ प्योर वाटर। तो उस कंडीशन में KW की वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू पुट करो, 1 × 10⁻⁷ पुट करूंगा, वो भी 2 टाइम्स, क्योंकि 2 टाइम्स पुट करूंगा क्योंकि H3O+ मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव है और दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो 1 × 10⁻⁷ इंटू 1 × 10⁻⁷ 2 बार लिखने हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? 1 × 10⁻⁷ और इस पूरे का होल स्क्वायर आपके पास आएगा। मीन्स टोटल मिला के 10⁻⁷ इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ मोल का भी स्क्वायर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे फिर अलग अलग केस में अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन आपको बनेंगे कि अगर आपका H3O+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो आपके पास जो सॉल्यूशन रहेगा एसिडिक नेचर का रहेगा। अगर आपका H3O+ का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया तो आपका जो नेचर है वो कैसा रहेगा? बेसिक रहेगा। अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो आपका नेचर न्यूट्रल रहेगा। उसी की हमें स्टडी करनी है। द वैल्यू ऑफ KW डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर आपका ज्यादा देखने को मिलेगा, डिसोसिएशन आपका ज्यादा होगा, वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब आपके पास एक केस है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ इज ग्रेटर देन OH नेगेटिव, तो उस कंडीशन में जो आपका एक्वियस सॉल्यूशन का नेचर है वो कैसा होगा, एसिडिक। सेकेंड केस, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ इज लेस देन OH नेगेटिव, उस कंडीशन में आपके पास एक्वियस सॉल्यूशन का नेचर होगा बेसिक। थर्ड केस, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ इक्वल्स टू OH नेगेटिव, उस कंडीशन में आपका एक्वियस सॉल्यूशन कैसा रहेगा बेटा, आपका न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा, न्यूट्रल। नेक्स्ट आपके पास है पीएच स्केल, और इसकी स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर या न्यू लेक्चर के अंदर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका न्यू लेक्चर के अंदर हम इसे देखेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।